2025 की जो पहली छमाही है वो अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट की एक बड़ी कहानी बता रहे हैं। क्रेडाई और सीआरई मैट्रिक्स ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अहमदाबाद में ऑफिस रेंटल्स में 25% का प्रीमियम जुड़ गया है। ऐसा क्या घटा कि अहमदाबाद के ऑफिस स्पेस में इतनी अच्छी डिमांड, इतना रेंटल में उछाल देखने को मिला? पिछले 5 साल में देखा जाए तो ऑफिस डिमांड बढ़ा है और मुझे लगता है ये तो अभी शुरू हुआ है। जो डिमांड में इंक्रीज आई है वो बिल्कुल हाई एंड पर आई है और ये एक नए अर्थशास्त्र को दिखाती है। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन जो अहमदाबाद गांधीनगर गिफ्ट में हो रहा है वो गिफ्ट में ही हो रहा है। नेक्स्ट 5 साल में ये 30 मिलियन में 10 मिलियन और ऐड होने वाला है। कैसे प्लेस करेंगे अहमदाबाद को इस बड़े पिक्चर में? इंफ्रा, सेफ्टी एंड अफोर्डेबिलिटी, दीज आर द की बिग थिंग्स व्हिच विल हेल्प अहमदाबाद ग्रो। आने वाले समय में कितने जीसीसीज हमें वहां दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय वो फ्लैग बेरर बन गए हमारे ऑफिस मार्केट। अहमदाबाद में काफी सारे जीसीसीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गए हैं और काफी सारे जीसीसीज आर इन टॉक विद द डिफरेंट डेवलपर फॉर देयर स्पेस इन अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद को चूज करूं निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे लिए क्या चीज एडवांटेजेस होगी? वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है व्हिच इज कॉल्ड द बेस इफेक्ट। आज बेस छोटा है, मैं छोटा इन्वेस्टमेंट से भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। यहाँ से उसके रेजिडेंशियल में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही? कम से कम 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट का लीजिंग अगले 6 महीने में होगा, वो आपके नेक्स्ट रिपोर्ट में आए। हेलो, वेलकम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। वैसे तो अहमदाबाद हमेशा से ही एक बड़ा बिजनेस और फाइनेंशियल हब रहा है, लेकिन मोटे तौर पर यह एक ट्रेडिशनल मार्केट के तौर पे देखा जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अगर हम देखें तो अहमदाबाद ने खुद को हर तरह के बिजनेस के लिए अट्रैक्टिव बनाया है और अब बहुत से नेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज इसकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, होते आए हैं। लेकिन आज ये बात हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि 2025 की जो पहली छमाही है या पहले 6 महीने है या फर्स्ट हाफ जिसे आप कहते हैं, वो अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट की एक बड़ी कहानी बता रहे हैं। खास तौर पर वहाँ के कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट की, जहाँ पर ऑफिस स्पेस की डिमांड में जोरदार तेजी देखने को मिली है। क्रेडाई और सीआरई मैट्रिक्स ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अहमदाबाद में ऑफिस रेंटल्स में 25% का प्रीमियम जुड़ गया है। जनवरी से जून तक की बात करें तो जितनी ऑफिस सप्लाई आई है उतनी ही डिमांड भी देखने को मिली है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि आने वाले वक्त में ऑफिस डिमांड अहमदाबाद में और तेजी से बढ़ेगी और रेंटल्स में और ज्यादा उछाल संभव है। तो आज रियल एसेट शो में बात होगी अहमदाबाद की और वहां के ऑफिस स्पेस मार्केट की, और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट शेखर पटेल साहब, जो खुद अहमदाबाद से ही ताल्लुक रखते हैं, और सीआरई मैट्रिक्स के सीईओ अभिषेक किरण गुप्ता। आप दोनों का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो शेखर भाई, रिपोर्ट तो काफ़ी इंथुजियास्टिक है, बहुत कुछ कह रही है और अहमदाबाद की पहले 6 महीने की कहानी बयां कर रही है। खास तौर पे हम अब तक जो बात अहमदाबाद के लिए करते थे वो करते थे वहाँ के रेजिडेंशियल मार्केट की, और ऑफिस स्पेस की बातें अक्सर कॉमन बातचीत में नहीं आया करती थी। अब इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकल कर आया जिसने हमें कहा कि भाई अब इसकी भी बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने जो हैं 2025 के, उसमें ऐसा क्या घटा कि अहमदाबाद के ऑफिस स्पेस में इतनी अच्छी डिमांड, इतना रेंटल में उछाल देखने को मिला, और जो नेशन वाइड फिनोमेना है पूरा फर्स्ट हाफ का इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट ऑफिस स्पेस, उससे इसका क्या कोरिलेशन है? थैंक यू विपिन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये है कि आपका ये जो शो का नाम है रियल एसेट शो, आई एम इम्प्रेस विद दिस नेम। ओके, थैंक यू सर। रियल एसेट शो है। ऑफिस स्पेस की बात करें गुजरात और अहमदाबाद में, तो मेनली अहमदाबाद में अट्रैक्शन ऑफिस बिल्डिंग में गिफ्ट सिटी इज द मेन थिंग। तो जो गिफ्ट सिटी का डेवलपमेंट है, जिस तरह से डेवलप हो रहा है, और जो फाइनेंशियल नया हब बनने जा रहा है गिफ्ट सिटी, इंडिया का फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है, तो काफी सारी एमएनसी कंपनीज, काफी सारी आईटी कंपनीज, काफी सारी बैंक्स और इंटरनेशनल बैंक्स गिफ्ट सिटी के अंदर अपना
कुछ ना कुछ, किसी ने 10,000 फुट लिया है, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000। अमेरिकन बैंक है, उसने 2 लाख फुट भी लिया हुआ है। और काफी सारी डिमांड आज भी बरकरार है गिफ्ट सिटी में। तो मेजर मेजर जो पूल है ऑफिस स्पेस का, वो गिफ्ट सिटी है अहमदाबाद के लिए। सेकंडली, जो ओवरऑल अहमदाबाद के आसपास में जो इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो रहे हैं, जैसे ऑटो हब डेवलप हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप हो रहा है, फार्मा कॉरिडोर बन रहा है बावला हाईवे पे। तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो इंडस्ट्री का ग्रोथ ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी एक कमर्शियल में डिमांड है। तीसरा, एक ग्रुप यानी अदानी ग्रुप का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, तो उस अदानी ग्रुप जो भी कंपनीज एक्वायर करती है, वो सब कंपनीज जो है उसका हेड ऑफिस अहमदाबाद में बनाते हैं वो लोग। तो देयर कांस्टेंट डिमांड इन ऑफिस स्पेस इज देयर फ्रॉम द अदानी ग्रुप एंड अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, वो भी अपना ग्रोथ कर रहे हैं यहाँ पर। और खास करके फार्मा सेक्टर है, और यहाँ हमारे फार्मा के जो लीडर्स है, टोरेंट है, जाइडस है, इंटास है, और बाकी सारी काफी सारी फार्मा कंपनीज है। तो फार्मा कंपनीज का पिछले 4 साल में काफी ग्रोथ हुआ है, तो उनका भी एक ऑफिस डिमांड बढ़ा है। तो पिछले 5 साल में देखा जाए तो अहमदाबाद में धीरे 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 करके ऑफिस डिमांड बढ़ा है, और मुझे लगता है ये तो अभी शुरुआत है। ओके, तो ये तो एक शुरुआत है और आगे कहानी और लंबी जाएगी। अभिषेक, खास तौर पे एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं देख रहा हूं कि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि अहमदाबाद हमेशा से एक ट्रेडिशनल मार्केट है। अभी जो शेखर भाई ने बहुत सारी बातें कही, चाहे फार्मा कंपनीज की हो, अदर ग्रुप्स की हो, वो रहे हैं वहां पर हमेशा से, तो एक नेचुरल डिमांड तो हमेशा से रही है। लेकिन अब आपकी रिपोर्ट ये कहती है ग्रेड ए और A+ ऑफिस डिमांड में 25% का प्रीमियम आ रहा है। मैं इसको ये समझूं कि अब अहमदाबाद का मार्केट भी एक चाहे हम बेंगलुरु की बात करें, चाहे हम बात करें हैदराबाद की, जहां पर ये टर्म्स आते थे ग्रेड A+, उस तरीके से हाई एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स जिसमें सारे इंटरनेशनल कंप्लायंसेस हो। गिफ्ट सिटी की बात शेखर भाई कर रहे हैं, उस पर हम अलग से आ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो डिमांड में इंक्रीज आई है वो बिल्कुल हाई एंड पर आई है, और ये एक नए अर्थशास्त्र को दिखाती है। सो 100% अहमदाबाद हमारे हिंदुस्तान का 8वां मेट्रो सिटी है, तो ये तो होना ही था। इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो नो सरप्राइजेस देयर। आज अगर आप अहमदाबाद के स्टॉक, ग्रेड A स्टॉक को देखोगे ना, इंक्लूडिंग गिफ्ट सिटी इन इट, गिफ्ट सिटी अहमदाबाद साथ में गांधीनगर को ले रहे हैं, तो इट्स अबाउट 30 मिलियन स्क्वायर फीट, विच इज मतलब 8 सिटी में से सबसे आखिरी है ये। बट वहीं पे ग्रोथ मिलेगी आपको। आज आप बोलोगे कि बैंगलोर में आपको ग्रोथ मिलेगी, है, बट अहमदाबाद का अभी समय आ गया है। एंड बहुत सारा कंस्ट्रक्शन जो अहमदाबाद गांधीनगर गिफ्ट में हो रहा है, वो गिफ्ट में ही हो रहा है। तो अगर आप देखोगे नेक्स्ट 5 साल में ये 30 मिलियन में 10 मिलियन और ऐड होने वाला है, जो काफी हद तक गिफ्ट सिटी में होगा। एंड ये जितनी भी न्यू बिल्डिंग बनेंगी वो एब्सोल्युटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनेंगी। उनमें नीचे रिटेल होगा जहां आप सोशलाइज कर सकते हो, वहां पे जिम भी होगा, वहां पे हमारे महिलाओं के लिए डे केयर सेंटर भी होगा, वहां पे एकदम टॉप ऑफ द क्लास फसाड की बनेगी इन टर्म्स ऑफ द लुक एंड द फील। एंड लुक एट द टेनेंट्स, जो वहां टेनेंट्स आ रहे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका है, NSE है, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हेक्सावेयर है, कॉग्निसेंट है। दीज आर नॉट स्मॉल नेम्स, दीज आर वेरी लार्ज ग्लोबल नेम्स। एंड इफ दे आर टेकिंग स्पेस, अगर वो जगह ले रहे हैं तो वो तो टॉप ग्रेड A जगह ही लेंगे। राइट, ग्रेड A जगह लेंगे। शेखर भाई, अब मैं थोड़ा दर्शकों की सहूलियत के लिए, क्या है कि बहुत सारे लोग अब इसमें ये समझेंगे, एक हो गया अहमदाबाद, एक हो गया गांधीनगर जो कि आपकी गुजरात की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, वो एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर है। अहमदाबाद और गिफ्ट सिटी, इनका आपस का कोरिलेशन थोड़ा हमें समझाइए। अहमदाबाद में भी अपना एक बड़ा चौड़ा ऑफिस मार्केट है, गिफ्ट सिटी तो नो डाउट एक अलग ही लेवल है जो क्रिएट हो रहा है। अब इन दोनों को किस तरीके से देखें? कॉम्बिनेशन में आपकी रिपोर्ट हमें बता रही है, मैं थोड़ा सा आइसोलेशन में भी आपसे समझना चाहूंगा, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, या दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटी में ग्रो करेंगे? कैसे इस पूरे मार्केट को हम समझें? नहीं, गिफ्ट सिटी और अहमदाबाद मार्केट जरूर से एक दूसरे के पूरक है।
क्योंकि गिफ्ट सिटी में जो डिमांड आ रही है, गिफ्ट सिटी क्या है, गिफ्ट सिटी ने अहमदाबाद को एक लाइमलाइट में रखा है कमर्शियल स्पेस के अंदर। और उसकी वजह से गिफ्ट सिटी के अट्रैक्शन की वजह से काफी सारी आईटी कंपनीज भी आ रही है जहाँ यहाँ पर, जो पहले आईटी कंपनीज कम आ रही थी। पर अभी आईटी कंपनीज का क्या हुआ है, गिफ्ट सिटी में तो एक स्पेस लेते ही है, और उसके साथ साथ में अहमदाबाद के अलग अलग लोकेशन पे भी वो स्पेस लेते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में भी उनको लोकेशन चाहिए और गिफ्ट सिटी में भी चाहिए। तो गिफ्ट सिटी और अहमदाबाद एक दूसरे के पूरक है। और अहमदाबाद का भी जो डिमांड है, यहाँ अहमदाबाद में एक ट्रेडिशनली ऐसा है कि आईटी सर्विस सेक्टर कम था, सर्विस सेक्टर का शेयर कम था। पर पिछले 5 साल में देखा जाए तो अहमदाबाद बेस्ड आईटी कंपनीज है। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज व्हेन आई रीड दैट रिपोर्ट के 500 कंपनीज है अहमदाबाद में जो आईटी में काम करती है, और उनका कैपेसिटी अलग अलग है, किसी का 100 सीट है और कुछ 25 कंपनी ऐसी है जिसका 1000 से ज्यादा सीट में काम कर रहे हैं। पर दे आर अहमदाबाद बेस्ड एंड दे डू लार्जली जो आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। तो अहमदाबाद बेस्ड आईटी कंपनीज है, वो अहमदाबाद में तो डिमांड क्रिएट करते ही है, उनका भी थोड़ा जो आउटफ्लो है वो गिफ्ट सिटी को मिल रहा है। तो गिफ्ट सिटी का थोड़ा फ्लो अहमदाबाद को मिल रहा है, अहमदाबाद का थोड़ा फ्लो गिफ्ट सिटी को मिल रहा है। तो आई थिंक दोनों एक दूसरे के पूरक है, और दोनों साथ में मिलके अहमदाबाद का जो रियल एस्टेट है, कमर्शियल बढ़ रहा है, दैट मीन रेसिडेंशियल तो अच्छा मार्केट था ही, अभी कमर्शियल भी अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा। दूसरा माइंडसेट ऑफ पीपल, जो ग्रेड ए बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ग्रेड ए बिल्डिंग अभी सिर्फ एमएनसी कंपनीज की रिक्वायरमेंट हो गई है या तो बड़ी कंपनीज की रिक्वायरमेंट। अभी जो लोकल कंपनीज भी है, नाउ दे वांट टू शिफ्ट इनटू ग्रेड ए बिल्डिंग। तो अभी सबका प्रेफरेंस है वो ग्रेड ए बिल्डिंग हो गया। तो ज्यादातर आई विल कॉम्प्लीमेंट माय अहमदाबाद डेवलपर ऑल्सो, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग ग्रेड ए बिल्डिंग्स। 3-4 साल पहले से ग्रेड ए बिल्डिंग बनाना चालू किया है, अभी काफी सारे ग्रेड ए बिल्डिंग डिलीवर भी हो गए हैं। तो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू अहमदाबाद डेवलपर ऑल्सो के उन्होंने ग्रेड ए बिल्डिंग बनाया और यहाँ के लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ मेरा आगे चलते हुए बातचीत में एक आपने बहुत अच्छी तरीके से ये अहमदाबाद और गांधीनगर का कोरिलेशन बताया, और ये सवाल इसलिए थोड़ा लाजमी था शेखर भाई, क्योंकि बहुत सारे जो ऑफिस स्पेस में आजकल लोग इन्वेस्टमेंट की बात कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अब ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रीट्स का जरिया एक हो सकता है, दूसरा सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि उन्हें कहाँ क्या करना है। आगे चलते हुए सवाल मैं आपको दूंगा, और कोरिलेशन जो इसका रेजिडेंशियल से ऑफ कोर्स उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभिषेक, अब मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव में अहमदाबाद को देखता हूं। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 जो तमाम रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड फर्स्ट हाफ है एज फार एज दिस ऑफिस स्पेस एंड कमर्शियल रियल एस्टेट इज कंसिडर। ओवरऑल करीब 5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का ऑफिस स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ है, और ईयर ऑन ईयर फर्स्ट मतलब हाफ टू हाफ अगर हम कंपेयर करें 41% की इंक्रीज है। और जैसा मैंने कहा, आज तक कभी भारतीय रियल एस्टेट में कमर्शियल ऑफिस स्पेस में इतनी अच्छी फर्स्ट हाफ नहीं देखी गई। सो दिस इज वन थिंग। अब इसको ध्यान में रखते हुए जब हम अहमदाबाद की बात करते हैं, जो आपका नंबर आई थिंक 50 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का आ रहा है, जो कि 1/10 ऑफ द टोटल वॉल्यूम बना रहा है, कैसे प्लेस करेंगे अहमदाबाद को इस बड़े पिक्चर में? सो ये इसके 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण हैं। नंबर 1 इज अहमदाबाद में हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। द ओनली सिटी विच गेव कंपटीशन टू अहमदाबाद वाज हैदराबाद, बट अदरवाइज बाकी सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बनता है, सिटी आगे बढ़ जाती है पहले, एंड अहमदाबाद में इंफ्रा पहले बन रहा था। बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकंड, लुक एट द सेफ्टी। मैं खुद गिफ्ट सिटी गया था कुछ महीनों पहले, अहमदाबाद में रहा था। देर आर अ फ्यू, मतलब रात में 1 बजे भी पाइनएप्पल सैंडविच खा रहे हैं लोग, गोला शरबत खा रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, कोई फिक्र ही नहीं है, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट। एंड तीसरा इज द अफोर्डेबिलिटी। आई थिंक हम अफोर्डेबिलिटी ऑन बोथ द फ्रंट्स। वन इज हाउसिंग, हमने हाउसिंग की इतनी बात नहीं की, बट आज अगर मुझे वहां पे नौकरी करनी है, या बैंगलोर में करनी है, या बॉम्बे करनी है, या गुड़गांव करना है, तो वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है, घर खरीदने का तो सवाल ही पता नहीं होता। तो अहमदाबाद में मैं घर खरीद सकता हूं, अपनी फैमिली शुरू कर सकता हूं, वहां रह सकता हूं।
तो अफोर्डेबिलिटी ऑन द हाउसिंग फ्रंट एंड अफोर्डेबिलिटी फ्रॉम अ ऑफिस रेंटल। आज अहमदाबाद में रेंटल जिसकी आप बात करते थे 25% प्रीमियम हो गया है। अब तो शेष ये शुरुआत है सिर्फ, तो आपको अगर किसी इन्वेस्ट करे तो अभी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा और अभी भी वो 60 रुपीज है। 60 रुपीज कहां है हिंदुस्तान में? और शायद नवी मुंबई में होगा, वो भी कोई आउटस्कर्ट्स ऑफ नवी मुंबई, क्योंकि एयरपोर्ट बन रहा है वहां पे। तो अफोर्डेबिलिटी फॉर दीज कंपनीज टू ओपन स्पेस इन गिफ्ट सिटी, जहां पे एब्सोल्युटली ग्रेड ए स्पेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर्ब है, इट्स लाइक सिंगापुर, वहां पे खड्डे भी नहीं होंगे, पूरा का पूरा अंडरग्राउंड सिटी बनाई है वो लोग ने। तो ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। एंड देयरफॉर आई अगेन रिपीट, इंफ्रा, सेफ्टी एंड अफोर्डेबिलिटी, आई थिंक दीज आर द की बिग थिंग्स विच विल हेल्प अहमदाबाद ग्रो एंड गिफ्ट सिटी। राइट। तो लगे हाँ, तो हम बात कर ही लेते हैं शेखर भाई, क्योंकि 60 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल, नो डाउट वो सही कह रहे हैं अभिषेक की, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? अहमदाबाद ऑफर्स दैट एट द मोमेंट, और वो भी तब है जब हम 25% की प्रीमियम जोड़ रहे हैं। क्या निवेश के लिहाज से ये मौका बनता है? जो लोग भी, क्योंकि कई लोग आजकल सवाल पूछते हैं कि मैं रेजिडेंशियल के मुकाबले ऑफिस स्पेस में जाऊं, तो पहले तो मैं रेजिडेंशियल वर्सेस ऑफिस स्पेस का थोड़ा विज़ समझूंगा कि इसमें इन्वेस्ट करने में कितना फायदा, कितना जोखिम, क्या वो इन्वेस्टमेंट इतना आसान होता है जितना हम घर खरीद लेते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसके थोड़े अलग डायनामिक्स होते हैं? लेकिन अगर मैं करूं फिर अहमदाबाद चुनूं कि गांधीनगर चुनूं, क्या गांधीनगर में हर कोई जाके ले सकता है? वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड जोन है, वहां पे क्या कोई रूल्स वगैरह अलग तो नहीं है? थोड़ा इस पे मुझे बताइए शेखर भाई। नहीं, गांधीनगर पहले तो क्लैरिटी कर दूं कि गांधीनगर में ऐसा कोई स्पेशलाइज जोन नहीं है क्या? वो इंडिया का ही पार्ट है? एनीबडी? नहीं, माफ कीजिए, गांधीनगर नहीं, मैं गिफ्ट सिटी का नाम लेना चाह रहा था। राइट। तो गांधीनगर गिफ्ट सिटी में भी ऐसा कोई रूल नहीं है। गिफ्ट सिटी में भी एनीबडी कैन बाय और लीज देयर ऑफिस स्पेस। वहां पर गिफ्ट सिटी एक एसईजेड है, तो एक प्रोसेसिंग एसईजेड में एज पर द एसईजेड लॉ प्रोसेसिंग जोन और नॉन प्रोसेसिंग जोन होता है। तो प्रोसेसिंग जोन में गिफ्ट सिटी वो फाइनेंस का एसईजेड है, तो फाइनेंशियल कंपनी को प्रोसेसिंग जोन का भी 50%, यानी सपोज वहां पर समझो कि 10 मिलियन स्क्वायर फीट अवेलेबल है, तो उसमें से 5 मिलियन स्क्वायर फीट में फाइनेंशियल सेक्टर ले सकता है, बाकी 5 मिलियन स्क्वायर फीट में एनीबडी कैन टेक देयर ऑफिस। यू कैन आल्सो स्टार्ट योर ऑफिस इन द गिफ्ट सिटी। There is no problem at all for anyone to start office in the gift city. दूसरा आपका पॉइंट था कि रेंट कंपैरिजन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। तो हिस्टोरिकली इंडिया में देखा है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में रेंटल आपका जो इनकम है 2 to 3% से ज्यादा नहीं होता है। ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया में 2 to 3% आपको रेंटल रिटर्न मिलता है। पर एक आपका एक रेसिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, वो आपको जब भी निकालना होगा निकल सकता है और उसमें एप्रिसिएशन मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10 से लेके 15% के बीच में आईआरआर मिलता है। अभी कमर्शियल में जो इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल में रेंटल रिटर्न आर हायर, आपको 6% से लेके 8% तक रेंटल रिटर्न्स मिलते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में। और उसमें भी जब भी आपको उसमें से 10 साल अगर आप उसको रखते हो तो उसमें 15 से 20% का आईआरआर बनने की संभावना है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में नो डाउट 15 से 20% का आईआरआर बन सकता है और रेसिडेंशियल में 10 से 15% का आईआरआर बन सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, जैसे स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट, कोई रेसिडेंशियल का एक इन्वेस्टमेंट हो गया, एक कमर्शियल का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो यू कैन मैनेज योर पोर्टफोलियो इन रियल एसेट ऑल्सो। नहीं, बढ़िया है। और देखिए, मैं इसमें भी दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक है कि आपको प्योर इन्वेस्टमेंट ही करनी है, देन तो वो फिर आप चुन लीजिए कि आपको रिटर्न कहाँ कैसे। लेकिन जब घर की बात आती है तो वो मामला थोड़ा दूसरा हो जाता है। घर इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब पहले नंबर पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट खड़ी है तो डेफिनेटली वो आपके रहने के लिए होगा, एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छा घर, एक अच्छी क्वालिटी का घर, सारी एमिनिटीज के साथ में, एंड देन वो आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अब उससे आगे बढ़ने के बाद जब आप कहते हो कि भाई मुझे तो प्योरली इन्वेस्टमेंट ही करना है, देन इट कम्स कि भाई रियल एस्टेट हो कि मतलब कमर्शियल ऑफिस हो या फिर घर हो, वो शेखर भाई ने आपको डिस्टिंग्विश करके बताया। तो घर की महत्व एक अलग तरीके से है, इसकी डिफरेंट है।
अभिषेक, लेकिन अगर इसी बात को मैं आपसे पूछूं, अब ऑल ओवर इंडिया जो आप कंपैरिजन कह रहे थे, आपने एक आंकड़ा थ्रो किया कि 60 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल, ये आपको और कहां अभी मिलेगा ना, सो दिस इज द टाइम। तो अगर मैं बात करूं बेंगलुरु, हैदराबाद, टू एन एक्सटेंट पुणे, जो बड़े हमारे मार्केट्स हैं और जहां पर कमर्शियल रियल एस्टेट ऑफिस स्पेस की बड़ी डिमांड रहती है, अब उसके मुकाबले अगर मैं अहमदाबाद को चूज करूं निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे लिए क्या चीज एडवांटेजेस होगी या क्या मेरे लिए बेहतर है? तो इफ यू अलाउ मी, मैं दो चीज कहना चाहता हूँ बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन। श्योर। जब ये नंबर्स हमारे पास आए तो हम भी काफी शॉक हो गए थे। अहमदाबाद में अराउंड 50,000 नए घर बिके थे इन 2024, विच इज एक्चुअली मोर देन बॉम्बे सिटी। मैं वापस बोलूंगा, बॉम्बे सिटी में जितने घर बिकते हैं उससे ज्यादा अहमदाबाद सिटी में घर, मतलब अहमदाबाद गांधीनगर मिलके उतने ज्यादा घर बिके थे इन 2024। पीपल शुड नोट दैट, मतलब कि लोग खरीद रहे हैं, वहां रहना चाह रहे हैं, वहां मूव हो रहे हैं। आई वांट टू अगेन एंड अगेन से दैट। So that's the very, very important thing one should keep a track of. Second, I'll come to the second one later, but let me answer your question first. आपने पूछा कि पूना, बैंगलोर, बॉम्बे, ये सिटीज 15-20 साल से ग्रो हो रही हैं, वहाँ कमर्शियल रियल एस्टेट काफी ग्रो हो गया है। पूना इज आई थिंक द स्मॉलेस्ट नाउ एट 70-75 मिलियन स्क्वायर फीट, उसके बाद कैलकाटा, उसके बाद अहमदाबाद है। बैंगलोर तो खैर बहुत आगे, बट वहां पे रेंट्स इतने बढ़ चुके हैं कि ठीक है ग्रोथ होगी, बट क्या होता है ना, एक बेस इफेक्ट रहता है। आज अगर 2,000 रुपया का 4,000 रुपया होना इज डबल, वही अगर 4,000 को डबल होना है तो 8,000 होना पड़ेगा। तो वो एक जो एडवांटेज है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, विच इज कॉल्ड द बेस इफेक्ट। सेकंड, अगर मुझे वहां खरीदना है जो प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो मुझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन और अ स्लाइटली मिडिल क्लास पर्सन। तो वो बहुत ही जरूरी है कि आज बेस छोटा है, मैं छोटा इन्वेस्टमेंट से भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता हूं। और हमारे गुजराती भाई को तो स्टॉक मार्केट सब समझ में आता ही है, राइट? दे ऑल लव द स्टॉक मार्केट। तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी बात है, बट डाइवर्सिफाई करने के लिए यू शुड लुक एट कमर्शियल रियल एस्टेट, एंड रीट्स भी हैं, और रीट्स भी अहमदाबाद पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आज वो शायद बॉम्बे, गुड़गांव, पूना, हैदराबाद, बैंगलोर में, but with such grade A buildings, such grade A tenants, REITs have to reach Ahmedabad sooner or later. Right. तो अभिषेक बता रहे हैं कि क्यों अहमदाबाद इस वक्त आपकी उस लिस्ट में होना चाहिए अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में, ऑफिस स्पेस में निवेश कर रहे हैं। डेफिनेटली जो बाकी के मार्केट है, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, ये बहुत ऊपर निकले हुए हैं, दाम ऊपर, एक बड़ी रकम लगेगी, लेकिन अहमदाबाद आपको वो एक एंट्री पॉइंट देने की क्षमता रखता है। और बार बार हमारे दोनों मेहमान उसको रेजिडेंशियल के एक पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, डेफिनेटली उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले कमर्शियल रियल एस्टेट या ऑफिस स्पेस में और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। एक बज़वर्ड जो रहा, मैं आपको आंकड़ा देता हूं, और वो है जो मैं अभी बता रहा था, H1 ऑफ 2025 अनप्रेसिडेंटेड ईयर फॉर इंडियन रियल एस्टेट इन टर्म्स ऑफ ऑफिस स्पेसेस। नो डाउट 5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा की एब्जॉर्प्शन, 41% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। लेकिन जो उसमें एक हीरो बन के निकला, कहां ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आई, किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई किया, दैट इज GCC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। धीरे धीरे शेखर भाई, अभी तक हम लोग वो कॉल सेंटर्स और इन सब की बात करते थे, विच इज अ काइंड ऑफ एन आउटसोर्सिंग, और अब बात होने लग गई इनसोर्सिंग की, जिसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं GCCs, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। अब इस शो को जो लोग रेगुलर देखते हैं वो सब जानते हैं कि ये क्या है, कुछ लोगों के लिए नई टर्म हो सकती है, लेकिन अब मैं अहमदाबाद के पर्सपेक्टिव, गांधीनगर और गिफ्ट सिटी के पर्सपेक्टिव में बात करूं, ये जो इस बार का एक शानदार पहली छिमाही देखी गई है, उसमें GCCs का सर बहुत बड़ा रोल है। अब गांधीनगर में, माफ कीजिए बार बार मुंह से गांधीनगर निकलता है, गिफ्ट सिटी के अंदर GCCs इस समय किस तरीके से प्लेस्ड हैं, आने वाले समय में कितने GCCs हमें वहां दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय वो फ्लैग बेरर बन गए हमारे ऑफिस मार्केट के। तो GCC की बात करने के पहले मैं ओवरऑल बोलना चाहूंगा कि अहमदाबाद जो है मोस्ट अफोर्डेबल सिटी, ये जो टॉप 8 सिटी आपने बताया उसमें मोस्ट अफोर्डेबल सिटी है। कमर्शियल स्पेस का आपने तो बताया, पर रेसिडेंशियल भी अफोर्डेबल है, और बाकी सारी चीजें, यानी यहाँ पर जो लाइफस्टाइल है, अगर आपकी बॉम्बे में मंथली स्पेंडिंग आपका 1 लाख है, तो वही आपकी लाइफस्टाइल में
अहमदाबाद के अंदर मंथली स्पेंडिंग आपका शायद 60 to 70,000 में हो जाता है। तो ओवरऑल आपका जो लिविंग कॉस्ट है, यानी आपका रेसिडेंशियल है, आपका एंटरटेनमेंट है, आपका फूड कॉस्ट है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो वो कॉस्ट है, और आपका ऑफिस रेंटल कॉस्ट है, ये सब मिलके एक अफोर्डेबल सेंटर बनाते हैं अहमदाबाद को। इसीलिए काफी सारी कंपनीज अभी अहमदाबाद को प्रीफर कर रही है। और जब आपने जीसीसी की बात की, हमारी गुजरात गवर्नमेंट 6 महीने पहले ही एक स्पेशल जीसीसी पॉलिसी लेके आई है, और जीसीसी में कंपनीज अगर अहमदाबाद में अपना जीसीसी सेंटर अहमदाबाद, गांधीनगर और गिफ्ट सिटी, विपिन जी आप बार बार गांधीनगर और गिफ्ट सिटी बोल रहे हैं, अब ट्राई सिटी बोलना चालू कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। राइट। क्योंकि ये तीनों ट्राई सिटी हो गया है, एक ही हो गया है, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर और अहमदाबाद। तो Right. लोग आजकल इसको ट्राई सिटी बोलते हैं। तो ट्राई सिटी के अंदर काफी सारी जीसीसी आ रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी कंड्यूसिव है, और गवर्नमेंट खुद ये मार्केट कर रही है। गवर्नमेंट की टीम जाती है, अलग अलग स्टेट में जाती है। इंडिया के जो बड़े कमर्शियल हब्स है, जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, पुणे है, वहां पर हमारी गवर्नमेंट की आईटी टीम जाती है, इंडस्ट्री की टीम जाती है, और अहमदाबाद को मार्केट करती है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट बताया था आपने कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आई थिंक मैं पूरे सारे इंडिया के काफी सारे शहरों में घूमता हूँ आजकल, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में है, यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो ट्रेन है, बीआरटीएस है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी स्टेट में या बाकी सारे डेवलप सिटी में नहीं है। क्योंकि अहमदाबाद में 76 में टाउन प्लानिंग एक्ट आया था, और पूरा अहमदाबाद प्लान सिटी है। गांधीनगर भी प्लान सिटी है, और गिफ्ट सिटी भी प्लान सिटी है, और ये तीनों प्लान सिटी का इंटीग्रेशन बनके ट्राई सिटी बन रहा है। तो बिकॉज ऑफ ऑल वेल प्लान सिटी, हम ये ट्राई सिटी को 20 मिनट सिटी बोलते हैं। आपको एक छोर से दूसरे छोर कहीं पर भी जाना हो अहमदाबाद में, ऑफिस, घर से ऑफिस जाना हो, तो जनरली किसी को 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ओवरऑल ये सब एडवांटेज की वजह से काफी सारे जीसीसीज आ रहे हैं अहमदाबाद में। काफी सारे जीसीसीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गए हैं, और काफी सारे जीसीसीज आर इन टॉक विद द डिफरेंट डेवलपर फॉर देयर स्पेस इन अहमदाबाद, इन ट्राई सिटी। सॉरी। राइट। तो ट्राई सिटी का ये जलवा है, और डेफिनेटली अब तो वो वक्त आ ही चुका है जब अहमदाबाद, गांधीनगर और गिफ्ट सिटी को आपको एक ही साथ देखना चाहिए। और वो कनेक्टिविटी तो है ही रोड की या किसी और तरीके से, लेकिन अब तो मेट्रो का भी जाल पूरी तरह से फैल चुका है, और शायद ज़्यादा समय नहीं है जब आपको शायद अंतर ही महसूस नहीं होने लगेगा इन तीनों जगहों के बीच में। और चूंकि जीसीसी की बात चल रही है, एक और आंकड़ा मैं दे देता हूं यहाँ पर। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 1.93 करोड़ स्क्वायर फीट का टोटल लीजिंग है। मतलब जो हम 5 करोड़ की लीजिंग कह रहे हैं, उसमें से 2 करोड़ तो सिर्फ जीसीसी ले जा रहे हैं। ओवरऑल जो सेल्स हैं या लीजिंग है, उसका ऑलमोस्ट 40% इन्होंने बनाया। दैट इज वाई इनकी बात काफी ज्यादा हो रही है। तो अभिषेक, एक कमेंट में आपका भी चाहूंगा। शेखर भाई ने काफी पर्सपेक्टिव में, और इनफैक्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लोकल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ, और जीसीसी को लेकर, लेकिन इसका आगे चलते हुए हम कितना रोल देखेंगे, क्योंकि फिर वहां से अहमदाबाद और या ट्राई सिटी की कहानी एक अलग मोड़ लेना शुरू करेगी। So again, before the GCC answer, my favorite story about Ahmedabad. आज अगर मुझे आपके साथ ब्रेकफास्ट करना है अहमदाबाद में बॉम्बे से, तो मुझे प्रीवियस से निकलना पड़ेगा, और आई हैव टू फ्लाई इन। आई हैव टू आइदर या तो एयरक्राफ्ट से आओ, या मुझे कल निकलना पड़ेगा। तो मैं आपको, अब जब वो हमारी बुलेट ट्रेन बन जाएगी, मैं यहां से सुबह निकल के आई कैन बी देयर within 2 hours to have breakfast with you, and I can do this video shoot next time in Ahmedabad सुबह सुबह आके। आई थिंक लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब आप पूना का हिस्ट्री देखिए, पूना का पूरा इंफ्रा सब कुछ चेंज हो गया। वो एक क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वे बनने से। कभी भी अगर अगर लगता है कि बॉम्बे में मैंने घर खरीद लिया या आई अराइव्ड इन लाइफ, तो उसका नेक्स्ट घर पूना में ही होता था। अब जब ये कनेक्टिविटी बन जाएगी, आप देखिए अहमदाबाद की तो पूरी शक्ल बदल जाएगी। बिकॉज नाउ आई कैन रीच अहमदाबाद फ्रॉम बॉम्बे इन लेस देन 2.5 आवर्स। बिग डिफरेंस। मानिए मेरी बात, यहां से मुझे बोरीवली पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं कभी कभी, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। आई कैन रीच अहमदाबाद फास्टर।
It's a big positive. Coming back to GCCs, if you look at 20 years back when FDI opened in India in 2005, तब से लेके 10-15 साल तक GCC का कंट्रीब्यूशन यूज्ड टू बी 60%. जो टोटल लीजिंग होती थी हिंदुस्तान में उसका 60% GCC होता था. मुझे खुशी है ये बात बोलने में कि वो 60% से थोड़ा कम होके 50-48 हो गया है, क्योंकि हमारे खुद के जो स्टार्टअप्स हैं, हिंदुस्तान ग्रोन, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. जैसे शेखर भाई ने कहा, फार्मा कंपनीज हैं, काफी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, खाली इंटरनेशनल एमएनसीज नहीं है, हमारे डोमेस्टिक कंपनीज भी कंट्रीब्यूट कर रही है. तो यस, जीसीसीज आर इंपॉर्टेंट. जीसीसीज चाहे अमेरिका से हो या यूरोप से हो या जापान से हो या ऑस्ट्रेलिया से हो, बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट हमारे होम ग्रोन, मेड इन इंडिया स्टार्टअप कंपनीज. एंड गुजराती भाई तो वैसे भी सब एंटरप्रेन्योर ही होते हैं, वो तो खुद का ही काम करना चाहते हैं. So yes, they are also going to contribute in the future of Ahmedabad and even other parts of India. मुझे ये डेफिनेटली पॉइंट पुट आउट करना था कि हाँ डेफिनेटली. और आप हाँ परसेंटेज टर्म्स में देखें अभिषेक जी, तो वो बात जरूर है कि पहले, लेकिन अब वही जो इस बेस इफेक्ट की आप बात कर रहे थे कि अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो फिर वो आज का 40% भी बहुत बड़ा बन जाता है. पर खुशी इस बात की भी है कि अब हम एक आउटसोर्सिंग से इनसोर्सिंग वाली कहानी पे आ गए. पहले हमारे लिए ये था कि हम एक कॉल सेंटर वाले देश हैं या सिर्फ ऐसे, लेकिन नहीं, अब हम जो हैं वो प्राइम, जो टॉप ऑफ द लेयर वाली चीज़ है, वैसे देश बन रहे हैं. और वो मेरा जीसीसी का महत्व. खैर, तो ये एक बात हुई. नो डाउट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अहमदाबाद का या ट्राई सिटी का, या जो ईज ऑफ लिविंग है, जो हमारे पास कम्युनिकेशन का, वहाँ पर रोड कम्युनिकेशन हो, मेट्रो हो या अदरवाइज भी, वो और लाइफस्टाइल जो कि है. और आप तो गिफ्ट सिटी में आप थोड़ा और भी लोगों को आज़ादी देने जा रहे हैं हर तरीके की एक बेहतर लाइफस्टाइल बनाने की. शेखर भाई उसके बारे में बताएंगे ज़्यादा. तो वो भी चीज़ें हैं. तो इन ऑल अगर मैं देखूं, आपका ये नंबर है कि BFSI सेक्टर 56%, ITES 30% और इंडस्ट्रियल जो ऑक्यूपेंसी वो 8%. ये शायद आपका ट्राई सिटी का ही आंकड़ा है. तो ये बैलेंस शेखर भाई काफ़ी सारा बना हुआ है, जहां पर हर तरीके का सेक्टर, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस ना होके इट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये भी एक अच्छी चीज है. तो पहले तो जीसीसी की जो बात हो रही है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, उसमें इंडियन इंडस्ट्री के भी जीसीसी बन रहे हैं. राइट. नहीं है कि बाहर की कंपनीज है उसका ही जीसीसी बन रहा है. इंडियन जो बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स है उनके भी जीसीसी बन रहे हैं और उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है. दूसरा जो मेन है कि जो कमर्शियल डेवलपमेंट है, जिस तरह से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है और अगले 20 साल इंडिया जिस तरह से ग्रो करने वाला है, हम आज $4 ट्रिलियन इकोनॉमी पे है और हम 2047 विकसित भारत में $30 ट्रिलियन इकोनॉमी होने ही वाले हैं, वैसा मैं मान के चलता हूं जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है. तो पर कैपिटा इनकम जो आज $2500-2600 है, वो पर कैपिटा इनकम बढ़ के $10,000 से ज्यादा क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन अभी हमारा मोर और लेस कंट्रोल में है. तो अपना जीडीपी बढ़ेगा और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा. तो ओवरऑल ये जो इफेक्ट है उसकी इफेक्ट पूरे इंडस्ट्री में आती है और खास करके रियल एस्टेट पे आती है, क्योंकि जितना भी आपका स्पेंडिंग पावर बढ़ता है तो उतना आप बेटर रियल एस्टेट में जाना पसंद करते हो, या रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या रिटेल हो. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, बाकी सब सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, उसमें साथ में रियल एस्टेट का भी ग्रोथ हो रहा है. और मुझे लगता है अगले 20 साल में रियल एस्टेट सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि लास्ट 20 ईयर का भी आप देखोगे तो लास्ट 20 ईयर में रियल एस्टेट ने एनुअल CAGR, अभिषेक जी कैन करेक्ट मी, के 2012 के बाद रियल एस्टेट का 15% का CAGR है ग्रोथ रेट, और इंडिया का ग्रोथ रेट कुछ 7% है CAGR. तो इंडिया जो ग्रोथ करता है उससे डबल रियल एस्टेट ग्रो करता है. तो इंडिया के ग्रोथ में रियल एस्टेट का भी काफी सारा कंट्रीब्यूशन है. तो मुझे लगता है अगले 20 साल में, अभी तो इंडिया के लिए मुझे लगता है ये शुरुआत है, अगले 20 साल पूरे सब सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छे होने वाला है, और खास करके रियल एस्टेट सेक्टर. जी हाँ, बिल्कुल. अभी की कहानी तो लगभग ऐसी कहती है जैसा फर्स्ट हाफ हमने देख लिया.
दूसरी तरफ रेजिडेंशियल की भी कहानी, लेकिन उस पर मूव करूं उससे पहले एक और आपको मैं आंकड़ा दिखा देता हूं। कुछ शहरों के ऑफिस रेंटल्स है हमारे पास, मैं कहूंगा कि वो रेंटल्स भी दिखाए जाएं स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए उसमें जो रिपोर्ट कहती थी, मुंबई में ऑफिस रेंटल में 12% का ग्रोथ था, एनसीआर में करीब 8% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहा है, बेंगलुरु में 7% है, हैदराबाद में 10% के आसपास है ये, और कोलकाता में भी 9% है। जिस एक शहर का नाम इसमें नहीं है वो है अहमदाबाद, और वो अभिषेक और पटेल साहब बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट जो अभी हमने दिखाई आपको, वहां 25% की ग्रोथ है। तो अब इससे ये समझ में आ रहा है, और डेफिनेटली एक रीजन था जो अभिषेक ने दिया कि जहां आपको बेस छोटा मिलेगा वहीं तो आपको वो परसेंटेज टर्म्स में बड़ी दिखाई देगी और वहीं पे ग्रोथ करने का स्कोप ज्यादा रहेगा। तो ये जो शहर है मुंबई, एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, एक लेवल की सैचुरेशन यहां पर है। ऑलरेडी बेस बहुत बड़ा है तो उसके ऊपर परसेंटेज इंक्रीमेंटल ग्रोथ छोटी आएगी, लेकिन जहां मौका बनेगा वो अहमदाबाद जैसे शहर ही होंगे जहां आपको वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको 25%, मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 25% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट दैट इज द बेस इफेक्ट एंड इट ऑल्सो शोज कि वहां से और कितना बढ़ने की क्षमता वो रखते हैं। राइट, तो ये तो एक बात हुई जो अब तक ऑफिस पे। अब मैं थोड़ा सा स्विच करता हूं, मिक्स करता हूं इसको रेजिडेंशियल के साथ साथ। तो अभिषेक आप नंबर दे रहे थे 2024 का कि कितना मकान बिका, क्या हुआ, सब कुछ, और अभी तो रेजिडेंशियल की एकदम जिसे कहना चाहिए फेरी टेल कहानी चल रही है। हालांकि उसमें अब थोड़े थोड़े ब्लिप दिखने लगे हैं जहां पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिक्री रुक गई है, लेकिन एक तरह का हल्का सा स्टैग्नेशन सा महसूस होने लगा है, जहां हल्की सी एक सांस भरना जिसको कहते हैं। तो रफ्तार जारी है, और उसमें भी अगर और बाइफरकेट करें तो ये हो रहा है कि जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा बिक रही हैं। अभी भी उन्होंने झंडा उठा के रखा है मिड लेवल पर या अफोर्डेबल लेवल पे कहानी थोड़ी सी रफ्तार, लेकिन अब जबकि रेट कट्स होना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा हम और भी चीज़ें जो फ़ायदा मुझे लगता है कि हमें मिला निर्मला जी की तरफ से, वो जो पॉकेट में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आया इनकम टैक्स वाला, उसका इम्पैक्ट अब आना शुरू होगा। तो ये जो मिडिल और अफोर्डेबल सेक्टर है इसकी कहानी अब शुरू होगी। लेकिन मैं अब आपसे अहमदाबाद के पर्सपेक्टिव में बात करूं, इतना कुछ हो रहा है अगर कमर्शियल स्पेस में, उसका क्या इम्पैक्ट अब आप रेजिडेंशियल पे देखते हैं? किस तरह का रेजिडेंशियल इससे आगे जाएगा? आप देखिए ये ऑफिस सेंटर्स और इसमें ग्रोथ है, तो विज़ क्या वो ग्रोथ हमें रेजिडेंशियल के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी? डिमांड का सीधा कोरिलेशन कैसा रहेगा उससे, हम उसके आईने से रेजिडेंशियल को कैसे देखें? तो रेसिडेंशियल का तो ग्रोथ होगा ही होगा, बिकॉज अगर नौकरियां होंगी तो वो तो घर खरीदेंगे या भाड़े पे लेंगे, तो घर तो बनाने ही पड़ेंगे। बट यू नो व्हाट, पूरे हिंदुस्तान में आप सही बोल रहे हो कि कोविड के बाद रेसिडेंशियल ने बहुत ही अच्छा ड्रीम रन किया है। लुक एट अहमदाबाद फॉर एग्जांपल, एवरेज 25,000 30,000 घर बिकते थे, आज 50,000 हो गया है। तब तो सब बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है। बट वो 50,000 अगर 50 पे ही रहता है तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी रीजन टू बी अपसेट। या अगर वो 45 भी होता है तो देयर शुड नॉट बी एनी रीजन। स्टॉक मार्केट भी तो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है। एवरी इंडस्ट्री हैज अ साइकिल एंड दोज आर कंसिडर्ड हेल्दी साइकिल्स। Right. A 10-15% ऊपर नीचे is not considered to be something to be worried about. I think it's a cycle. तो ये बहुत जरूरी है। What I would get worried about is अगर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाए, then it becomes unaffordable, तब वो स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। Which luckily at least अभी तक अहमदाबाद में इतने हाउसिंग के प्राइस नहीं बढ़े हैं, वो इन्फ्लेशनरी नंबर से ही बढ़ते हैं, which is amazing। मतलब hats off to all the developers in Ahmedabad और give Tri-City। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, वेरी प्राउड अबाउट दैट। तो उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी मेंटेन रहती है। अब जब पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर का जब हम इनकम टैक्स भरेंगे और वाकई में बड़ी मुस्कुराहट से भरेंगे कि बाबा 24 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है या 10% ही है, दैट्स व्हेन पीपल विल फाइंड मोर बैलेंस इन देयर बैंक अकाउंट एंड होपफुली देयर विल बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट एवरीवेयर, इन स्पेंडिंग, in housing, in even the stock market. So I think it's going to be an India story, and then of course Ahmedabad story as well. Right. तो शेखर भाई, अहमदाबाद जैसा अभी अभिषेक भी कह रहे हैं, तो वी कंसीडर अहमदाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मार्केट्स इन लाइन विद पुणे, जहां पर भाव को हम कभी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना बढ़ता हुआ देखते हैं, गिरने की तो खैर बात है नहीं अभी के वक्त में। तो एक बैलेंस अप्रोच वाला मार्केट, और हर तरीके के प्रोडक्ट वहां अवेलेबल है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बिजनेस का लंबा हब है, तो बहुत प्रीमियम घर भी हैं, एक मिडिल लेवल घर भी हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग की भी कहानी अहमदाबाद हमेशा से उसमें अग्रणी रहा है।
बट नाउ इन दिस टर्न अराउंड साइकिल, जहां पर जो भी कह लीजिए कि अब वो तो एक हेल्दी साइकिल का हिस्सा है, कभी ऊपर जाएगा, एक स्टैग्नेशन आएगा, फिर बैलेंस होगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अभी के सिनेरियो में क्या जहां पर प्रीमियम प्रॉपर्टीज की डिमांड बहुत ज्यादा थी, या जो सारे सेल्स नंबर आ रहे थे फ्रॉम एनसीआर टू मुंबई टू एवरीवेयर, प्रीमियम में बहुत ज्यादा थे, लेकिन क्या ये नए चेंजेस जिसमें आरबीआई के फैसले, जिसमें ये इनकम टैक्स वाला फैसला, एक बार फिर से जो मिडिल इनकम हाउसिंग है या जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जिसकी पहले काफी चर्चा रहती थी और काफी डिमांड तो हम सब जानते हैं कि उस सेक्टर में है, लेकिन थोड़ा पीछे चला गया था कई नंबर्स में, अब वो फिर से उभर के ऊपर आएगा, एंड इन दैट अहमदाबाद कहां स्टूड करता है? पहले तो मैं अभिषेक जी की बात से एग्री करता हूं कि रियल एस्टेट के प्राइस एकदम से नहीं बढ़ने चाहिए, जो ग्रेजुअल ग्रोथ होना चाहिए। तो ग्रेजुअल ग्रोथ होगा तभी मार्केट सस्टेन करेगा, अदरवाइज मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। तो अहमदाबाद की हिस्ट्री है, आप पिछले 20-25 साल से देख लो, तो अहमदाबाद कभी भी एक साल में प्राइस में 30%, 40%, 50% का रेसिडेंशियल प्राइस में ग्रोथ नहीं आता है। ऑन एन एवरेज 10-12% का ग्रोथ आता है। मैंने पहले भी जो आपको रिटर्न के बारे में बताया, रेसिडेंशियल रिटर्न, उसमें भी वही बताया था कि 8-10% का रियल एस्टेट प्राइस में ग्रोथ आता है और 2-3% का आपको रेंटल। तो प्राइस स्टेबल होना चाहिए किसी भी शहर के लिए, किसी भी शहर के ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। खास करके रेसिडेंशियल का प्राइस इतना अनअफोर्डेबल नहीं होना चाहिए कि लोगों को शिफ्ट करके या मूव करके बाहर जाना पड़े, या बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको घर अनअफोर्डेबल मिले। ये बहुत जरूरी है प्राइस को कंट्रोल में रखना। और अहमदाबाद में समहाउ एवरीवन इज बिजनेस माइंडेड, सबको पता है कि एक ही चीज में बहुत ज्यादा मुनाफा लेने की जगह पे उसको 10 चीज बेचे तो ओवरऑल जो सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका प्राइस, आपका प्रॉफिट विल रिमेन सेम। तो यहाँ के डेवलपर्स का फोकस है सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना रादर देन द प्राइस इंक्रीज करना बहुत जल्दी से। तो दैट्स द बेटर पार्ट ऑफ अहमदाबाद। और पूरे इंडिया के लिए भी मैं जो आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड सेगमेंट हाउसिंग और जो अफोर्डेबल हाउसिंग की स्टोरी जो वीक होना शुरू हुई 2022 के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी बेनिफिट्स अफोर्डेबल हाउसिंग में दिए थे, जो अच्छे से चल रहा था 2014 से 2024 तक, बहुत ही अच्छा चला अफोर्डेबल हाउसिंग। पर 2022 के बाद जो कस्टमर है अफोर्डेबल हाउसिंग के, उनके सारे बेनिफिट्स बंद हो गए, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बंद हो गई। जो डेवलपर को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता था वो भी बंद हो गया। तो फिर अफोर्डेबल हाउसिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई बेनिफिट रहा नहीं। लैंड इज अ रेयर कमोडिटी, आप जानते हो पूरे इंडिया में लैंड को एक क्लियर मार्केटेबल लैंड, डेवलपेबल लैंड अवेलेबल होना भी एक बड़ा इश्यू है। तो फिर अभी आपके पास कोई लैंड अवेलेबल है प्रोजेक्ट करने के लिए, तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपके कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो फिर डेवलपर ओपन है कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग में कस्टमर को बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उसकी डिमांड भी नहीं आएगी वहां पर। तो देन वहां से ये मार्केट चेंज होना शुरू हुआ 22-23 से। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, डिमांड भी उसके साथ साथ में कम होनी शुरू हुई। और जिस तरह से इंडिया का ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ हुआ, स्टॉक मार्केट का ग्रोथ हुआ पोस्ट कोरोना, तो लोगों की एक आमदनी बढ़ी, इनकम बढ़ी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ी, तो उनको भी एक साइज का, और पोस्ट कोरोना एक साइज डज मैटर, तो एक उनको बड़ा घर चाहिए था। तो ये सब रीजन की वजह से थोड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग पे इफेक्ट आया, नो डाउट। और प्रीमियम मार्केट इसीलिए चला क्योंकि लोग, और हम प्रीमियम किसको बोलते हैं वो मुझे आज भी पता नहीं चलता है क्योंकि 45 लाख से ऊपर का घर को हम प्रीमियम हाउसिंग बोलते हैं। दैट्स नॉट डाइजेस्टेबल फॉर मी। नहीं नहीं, यहाँ तो शेखर भाई जो नंबर्स आपने पकड़े अलग अलग रिपोर्ट से, वो 1 करोड़ के ऊपर पे गए। तो अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो 1 करोड़ से महंगे घर 17% ज़्यादा बिके, 2 से 5 करोड़ वाले घर 29% ज़्यादा बिके हैं, और 49% जो बिक्री है वो 1 करोड़ प्लस वाले घरों में है, 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर, और 1 करोड़ से ज़्यादा वाले कुछ, अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करूं 85,000 के आसपास वो चली जाती है।
और 1 करोड़ तक मतलब टचिंग 1 करोड़ वो 51% के, यानी 50-50 का रेशियो हो गया, आप समझ लीजिए। 1 करोड़ से नीचे 50% मोटा मोटा, और 1 करोड़ के ऊपर भी। तो जो आप बात कह रहे हैं वो सही है, वो बहुत पुरानी डेफिनेशन से जो चली आ रही हैं। हिंदुस्तान के लोग बदल गए, उनकी आमदनी बदल गई, तौर तरीके बदल गए, चॉइसेस बदल गई, लेकिन डेफिनेशंस थोड़ी पुरानी है, जो आप लोग भी डिमांड करते रहते हैं कि बदले। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर ये तो इंडिया के लिए अच्छा है ना। लोगों की डिमांड 50 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा, घर की डिमांड 50% से ज्यादा है। दैट इज Right. इंडिया इज ग्रोइंग। इंडिया के लोगों के पास सरप्लस मनी है, इंडिया के लोग के पास अफोर्डेबिलिटी आ गई है। तो लोगों राइट। के पास अफोर्डेबिलिटी है, दैट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन हेल्दी इकोनॉमी। पर शेखर भाई, एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि एक, क्योंकि अपना देश इतना बड़ा है और उसमें इतने अलग अलग वर्ग हैं, तो एक तो ये हो गया कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, अच्छी बात है कि उसका आमदनी बढ़ी, या उसके लिए अब वो घर वाली बात, उसको लगता है कि घर मेरे लिए और जरूरी है, तो मैं ज्यादा बड़ा घर लूं, ज्यादा सुविधा युक्त घर लूं, ऐसी जगह पे घर लूं जहां पर हॉस्पिटल्स या अदर जो एमिनिटीज हैं वो मेरे पास में निकले। कोरोना के दौरान ये सारी चेंजेस आए, लेकिन अभी भी जो हमारा मिडिल और कह लीजिए अफोर्डेबल उससे नीचे वाला है, डिमांड वहां पे भी आई थिंक बहुत ज्यादा है। ठीक है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन सा मार्केट टैप करेंगे ये डिफरेंट बात है, लेकिन डिमांड वहां कैसी है? विपिन जी, ऐसा है कि ये जो नंबर्स आपने बताए वो ज्यादातर टॉप 8 सिटीज के नंबर है। पर आप देखो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का जिस तरह से ग्रो हो रहा है, और वहां जी। के आप नंबर्स निकालोगे तो आपको सबसे ज्यादा सप्लाई बिलो 50 लाख की कैटेगरी में मिलेगा। टीयर 2 सिटी या टीयर 3 सिटी, हम आजकल जो नंबर्स, हम क्रेडाई में भी एक नंबर निकाला है, तो ऐसे 100 ग्रोथ सेंटर्स है, ग्रोथ सिटीज है इंडिया में। हर एक स्टेट है, हर एक स्टेट का एक कैपिटल सिटी और एक फाइनेंशियल कैपिटल है, और एक दो और सिटी है। तो अपने जैसे मैं गुजरात का एग्जांपल दूं आपको, सिंपल है मेरे लिए इसलिए कि गुजरात में देयर आर 5 सिटीज। अहमदाबाद तो है ही, अहमदाबाद, गांधीनगर और गिफ्ट सिटी को मैं एक गिनता हूँ, पर साथ में बड़ौदा है, राजकोट है, सूरत है, भावनगर है, जामनगर है। ये सब सिटीज है जो आजकल उभरते रियल एस्टेट सेंटर है, और यहाँ पर काफी सारा ग्रोथ हो रहा है। और ये सब सिटी में आपको सब 1 करोड़ यानी अप टू 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक का मैक्सिमम सप्लाई ये सब सिटी में है, और वहां पर अच्छा सप्लाई आ रहा है, और लोगों के लिए अच्छी रहने की सुविधा भी है, और अदर फैसिलिटीज, अच्छे हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है। तो जो इंडिया का ग्रोथ है, नेक्स्ट 20 इयर्स का ग्रोथ है, वो ये टीयर 2 टीयर 3 सिटी में से ज्यादा आने वाला है, बजाय टीयर 1 सिटीज। तो नहीं नहीं, आपकी बात शेखर भाई सही है। एक छोटा सा खूबसूरत सा एग्जांपल यहां देके आगे बढ़ता हूं, वो है कि मुंबई का ही केस ले लीजिए। अब मुंबई एक कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट और सबसे बड़े मार्केट पे देश के रियल एस्टेट वाले, लेकिन देखिए नंबर कितना ब्यूटीफुली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही मुंबई जहां पर वो थोड़े दिन पहले एक बिल्डिंग ने 3 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का दाम निकाला, बड़ा हल्ला मचा, सबसे महंगी डील और बहुत सारी बातें हुई उसके आसपास, लेकिन नंबर्स ये बता रहे हैं कि जो 1 करोड़ से कम के घर है, इनफैक्ट 50 लाख के आसपास वाले जो घर हैं, वो सबसे ज्यादा फर्स्ट हाफ में कहां बिके? मुंबई। और मुंबई में कहां? मुंबई का मतलब मुंबई नहीं, या साउथ बॉम्बे, या इवन सबर्ब्स भी नहीं, जो पेरिफेरी है, जहां पर बहुत सारी छोटी छोटी हाउसिंग हो रही है, 50 लाख रुपए तक के घर बन रहे हैं। और देखिए 50% वहां की सेल आ गई। इट मींस कि डिमांड भी है, खरीदार भी है, बनाने वाले भी हैं। और फिर आपने कहा कि वाकई ये कोई 8 शहर तो है नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, देश पूरा रियल स्टेट है। टीयर 2 सिटीज हैं, टीयर 3 सिटीज है, और वहां की तो नई कहानियां उभर रही। इनफैक्ट आप लोगों ने एक रिपोर्ट की थी जिसमें कौन से वो 50 या 100 शहर हैं अपार्ट फ्रॉम दिस टॉप 8 मेट्रोज या टॉप 10 मेट्रोज, उनकी कहानी है। तो डेफिनेटली ये तो नई इबारत है ही, और उसकी बातें हम थोड़ी कम करते हैं, इसलिए शायद सुनने में नहीं आती हैं। नाउ अभिषेक, अगेन ये जो पूरा रेजिडेंशियल मामला है अहमदाबाद, क्योंकि फोकस में आज मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब आपको आने वाले 6 महीने, ये तो 6 महीने निकल गए, एक 6 महीने की कहानी हमने बता दी, यहां से उसके रेजिडेंशियल में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही, किस तरफ देखे, चाहे वो घर खरीदार हो, चाहे वो एक इन्वेस्टर हो, या फिर जैसा मैंने कहा ना कि घर तो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, आपको आपके रहने की जगह मिलती है, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। सो इफ यू आर, अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको गिफ्ट सिटी के आसपास ही रहना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स द प्लेस टू बी। ऑल्दो आई डू एग्री विद शेखर भाई
कि वो सिटी इतनी खूबसूरती से बनी है इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग कि 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स में आप आराम से यहाँ वहां पहुंच सकते हो। बट फिर भी नौकरी वाले प्लीज स्टे अराउंड गिफ्ट सिटी। आप नौकरी देते हो अगर, तो अहमदाबाद तो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है जहां पे यू कैन कंटिन्यू टू स्टे। अगेन अफोर्डेबिलिटी इज बिग इन दीज टू सिटीज। आई थिंक गिफ्ट सिटी के हमने इतनी रेसिडेंशियल की बात नहीं की, हमने ज्यादा कमर्शियल की बात की क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एसईजी एंड कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है। बट गिफ्ट सिटी में हाउसिंग का भी बहुत डिमांड आएगा एंड वहां पे भी एप्रिसिएशन होगा। सो नॉट वेदर वो 6 महीना है या एक्चुअली ये 6 महीने की स्टोरी ही नहीं है विपिन। हाँ, नहीं, This वो मैंने story is just for the एक, next 3 years, बिल्कुल, 3-5 years. You have to keep an eye. चाहे वो आप हिंदुस्तान में बैठे हो या लंदन में हमारे पटेल साहब बैठे हैं या एलए में बैठे हैं, उनको गिफ्ट सिटी पे आग जमाए रखना ही पड़ेगा। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा जिसकी हमने बात नहीं की, दिस इज गोइंग टू बी द राइजिंग स्टार ऑफ गुजरात, एक्चुअली राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया इज वेयर हाउसिंग। इतने पोर्ट है गुजरात में जितने और कोई शहर में स्टेट में नहीं है, एंड हम उसकी बात ही नहीं करते। जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे तो पाव भाजी मिलती नहीं थी रात में 1 बजे, मुझे तो नहीं मिलता था गुलाब जामुन रात में 1 बजे, पर मेरे बेटे को तो मिलता है। वो स्विगी, स्कूटसी, क्या है, जोमेटो, पोमैट, सबको। तो वी डोंट टॉक अबाउट इट इनफ। आई थिंक गुजरात हैज टॉट अस that we can have wonderful warehouses at a very affordable price, and that can be a big job creator for the state of Gujarat and also for offices. Anyway, वो अगले एपिसोड के लिए, but coming back to housing, I think it's a 3 to 5 year story. For me, Gift City first, and then Ahmedabad, if I'm allowed to say that within the और tri-state. वेयर हाउस बिल्कुल बहुत बड़ी कहानी। इनफैक्ट वी डिड अ स्पेशल शो ऑलरेडी कर चुके हैं रियल एसेट शो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी वैसी चीजों को भी ट्रैक करते हैं जिनकी हम दिन पे दिन बात नहीं करते हैं, लेकिन एक एपिसोड और बनता है। आप दोनों को आमंत्रित करेंगे और खास फोकस रख लेंगे गुजरात को, क्योंकि वहां बहुत कुछ हो रहा है। शेखर भाई, आपका फाइनल कमेंट आने वाला, मतलब 6 वक्त मैंने इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट हाफ पे हमने रिपोर्ट देखी तो हमने अगले 6 महीने की बात कर दी, लेकिन फिर भी अगले 6 महीने और उसके आगे का आपका आउटलुक क्या कह रहा है? अगले 6 महीने का मैं आपको ट्राई सिटी का एक नंबर बता दूं, कम से कम 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट का लीजिंग अगले 6 महीने में होगा, वो आपके नेक्स्ट रिपोर्ट में आएगा। चलिए, बड़ा नंबर आपने आज ही दे दिया, हेडलाइन आपने आज ही दे दी। सो बढ़िया है जी, काफी सारी बातें हुई और पता नहीं लगा कि कब ये 1 घंटे के आसपास का वक्त बीत गया। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट्स नॉट ओनली अबाउट रियल स्टेट। जब आपने बातचीत की तो आपको वो प्रगति का एक बहुत बड़ा, चाहे वो गिफ्ट सिटी की बात हो, अहमदाबाद की बात हो, गांधीनगर की बात हो, और अभी तो हमने जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब है साणंद, धुलेरा, उनकी बातचीत ही नहीं की है, जहां सेमीकंडक्टर्स और ना जाने क्या क्या कामकाज हो रहा है। तो ये बड़ी ग्रोथ स्टोरी है और इस ग्रोथ स्टोरी में सबका अपना अपना हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोग हैं जो कहीं कुछ काम कर रहे हैं वहां पे, खासतौर पे क्योंकि शो रियल स्टेट का है, तो आपके लिए ऑफिस इन्वेस्टमेंट के मौके बन रहे हैं, आपके लिए रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट या रहने के मौके बन रहे हैं, एक बेहतर लाइफस्टाइल के मौके बन रहे हैं। जीसीसीज की हमने बात की, वेयर हाउसिंग की तो अभी हमने यहाँ पर बात ही नहीं की। तो बहुत सारा रियल स्टेट है जो कि ग्रोथ के असीमित द्वार खोल रहा है और उनकी चर्चा द रियल एसेट शो पे होती रहेगी। तो शेखर जी और अभिषेक जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बातचीत रही। उम्मीद करता हूं हमारे दर्शकों को भी उतनी ही पसंद आएगी इस शो में, क्योंकि आप दोनों का आगमन पहली बार हुआ, लेकिन कोशिश यही होती है कि यहाँ पर हम अपने दर्शकों को रियल एस्टेट में थोड़ा और अंदर का जो पिक्चर है वो दिखाने की कोशिश करें, सिर्फ एक अपर पिक्चर नहीं। इसलिए बातचीत थोड़ी लंबी और इनडेप्थ भी होती है और लोग इसे बहुत पसंद भी करते हैं। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कहूंगा कि वो इसे देखते हो, बाकायदा इस पे अपने कमेंट्स वगैरह भेजते हैं। तो प्लीज कीप डूइंग दैट। ये एपिसोड भी बताइएगा बातचीत कैसी लगी और क्या सुनना जानना चाहते हैं। अगर आप अहमदाबाद, ट्राई सिटी या गुजरात के रियल एस्टेट की बात करें, और फिर हम आपसे लिए और कुछ चीज़ें निकाल कर लाएंगे। लेकिन फिलहाल आज आपसे इजाज़त लेंगे। आप दोनों का भी शुक्रिया और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।